back of the flick in a convincing victory for India. बात हो रही थी इंडिया की बॉलिंग की और किस तरह से हार्दिक पांड्या ने जो है आज अपना comeback sort of किया. 3 wickets for him in his 4 overs and he gave away 27 runs. Good to see him back in that sort of bowling rhythm as well. मिसबा जिस तरह से वो आए हैं आते साथ उन्होंने he's gone through a lot as well overall, but अब आके 3 विकेट लेनी and at a crucial point as well. So he's one of those players जब भी इंडिया को ज़रूरत होती है मुश्किल वक्त में आप देखें अक्सर वो हार्दिक पांड्या के पास ही जाते हैं. बिल्कुल आई थिंक जो वो एटीट्यूड है वो ऐसे ही है कि टफ टाइम में वो उतना ही जो है वो परफॉर्मेंस को अपनी रेस करते हैं. हमने देखा है बैटिंग में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं उन्होंने. सो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लेयर वो इस तरह की और स्पेशली बड़े ओकेजन पे आके वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं. मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत थी उनको. आईपीएल जैसी गई है उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी. फिर एक गुड लक भी है कि इनिशियली ऐसी बॉलिंग कंडीशंस मिल गई जिनको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया उन्होंने आके. और नॉर्मली वो आज बात भी कर रहे थे कि वो पीछे बॉलिंग करते हैं ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर्स को उनको ज़्यादा शौक है करने का हार्ड लेंथ पे. बट थोड़ा सा आज देखें तो 5-6 मीटर्स की लेंथ पे बॉल की है जहाँ से टॉप ऑफ मिडल टॉप ऑफ स्टम्प्स जो बॉल ख़त्म होता है और वहाँ से बाहर निकला तो कॉट बिहाइंड भी हुआ है. तो आई थिंक इट्स गुड. एक बैलेंस टीम का बेहतर होता है जब आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अच्छी बॉलिंग कर रहा हो. प्लस इनको अपनी बैटिंग में भी आगे चल के फ़ायदा होगा और इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है. ठीक है. ही इज़ वन ऑफ दोज के जब क्रंच सिचुएशन चल रही हो तो ये वो बंदा है कि कैप्टन जाता है ऐसे बंदे के पास और वो आगे से कहता है यस कि मतलब आई विल डू द जॉब. सो ऐसे बंदे आपकी टीम में होना और जिनका कॉन्फिडेंस जो है वो वैसे ही बहुत हाई हो, वरना आप इतनी बुरी जो है आप पे टाइम गुजरा और उसके बाद भी आएँ और स्टिल आप ये बोलें कि गिव मी द बॉल और या क्रूशल सिचुएशन में बैटिंग करनी हो. ही इज़ वन लॉट ऑफ गेम्स फॉर इंडिया एज वेल इन बैटिंग ऑल्सो. तो ऐसा बंदा आपकी टीम में जो है वो बहुत हैंडी होता है. और वो तो चलो उनकी टीम में है ही, बट देन दे आल्सो हैव अ सर्टेन जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप. एंड अगेन वही बात होगी कि जिस तरह ऋषभ पंत की हम बात कर रहे थे कि ही हैड एन एक्सीडेंट एंड देन ही मेड अ कमबैक. इवन व्हेन यू लुक एट समबडी लाइक जसप्रीत बुमराह, उनकी भी एक इंजरी थी जिसकी वजह से ही मिस्ड आउट ऑन दैट प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप. बट नाउ इफ़ यू लुक एट हिम, जब से वो वापस आए हैं बाजित लग नहीं रहा कि वो किसी किस्म का भी कमबैक कर रहे हैं, बिकॉज इट सीम्स लाइक ही इज़ प्रीटी मच स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट. मुझे तो ऐसा लगता है कि अब दुनिया में वर्ल्ड वाइड मोस्ट स्किल्ड फास्ट बॉलर है, क्योंकि हर फॉर्मेट में वो बॉलिंग करते हैं. और अगर आप पूछेंगे जी यॉर्कर कर सकता है, हाँ जी करता है. रिवर्स स्विंग कर सकता है, हाँ जी. आउट स्विंग कर सकता है उस एंगल से, वो भी करता है. बाउंसर तेज़ है, वो भी है. स्लोअर वन अच्छी है, वो भी है. तो सारी चीज़ें उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त है. प्लस द फैक्ट कि जिस टाइम भी वो बॉलिंग करने आता है, जिस टाइम मतलब हमने 50 ओवर में भी देखा है कि सेकंड स्पेल में भी आएगा तो ये आपका विकेट टेकर है. ये वो बॉलर है जो मैच चेंज करेगा, गेम ब्रेकर है. आज तो खैर पिच बहुत ही सूटेबल थी उसके लिए, तो बल्ले पे ही बॉल नहीं लग रहा था. बट ऑन गुड बैटिंग सर्फेसिस ये इंडिया का वो गो टू बॉलर है जो गेम ब्रेक करेगा और जो आपको विकेट लेके देगा. अगर आपकी सिचुएशन ख़राब है तो आपको गेम में वापस लेके आएगा. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बाजित के स्किल लेवल तो शायद बहुत सारे बॉलर्स का होता है, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड रीडर ऑफ द गेम. मतलब वो बैट्समैन के माइंड को जो रीड करना, जैसे अब इस पिच पे लेंथ बॉल कर रहे हैं सडनली जब उन्होंने देखा है कि बैट्समैन कुछ और ही सोच रहा है तो ही वेंट फॉर द यॉर्कर. सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि किस टाइम पे मैंने कौन सा बॉल करना है. एग्जैक्टली वो उसका जो हाई रेशो होगी 90% से ज़्यादा कि वो राइट चॉइस होगी उसकी बॉल की जो एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम पे. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बॉलर के लिए. बिल्कुल सही कहा जो बात वो कह रहे हैं कि जिस तरह से रीड जो है बहुत अच्छा करते हैं गेम को. सो ही इज़ ऑल्सो गॉट एन इंटेलिजेंट क्रिकेटिंग ब्रेन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज़ गॉट द स्किल. अच्छा, इंडिया के बॉलर्स ने जो लेंथ्स कराई मिसबा, अगर वही उसी किस्म की लेंथ आयरलैंड की तरफ से देखने को मिलती तो शायद चांसेस ज़्यादा क्रिएट होते, बिकॉज दैट यू वर मेंशनिंग दिस योरसेल्फ एक्चुअली. सो डू यू थिंक दे गॉट इट रॉन्ग इन दैट डिपार्टमेंट कि उन्होंने जब वो बाद में आए तो उन्होंने कंडीशंस को उनके बॉलर्स ने जॉस लिटिल हो गए या और भी बॉलर्स थे उस तरह से एडजस्ट नहीं किया?
जी बिल्कुल, ये तो हमने देखा है कि उन्होंने, क्योंकि वो स्विंग बॉलर है, नॉर्मली लेग बिफोर बोल्ड करते हैं और अंदर आता हो फुलर लेंथ जैसे शाहीन करते हैं, जॉश लिटल, उनकी स्ट्रेंथ ये है। और वो उन्होंने कोशिश की कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ही बॉल करके आगे से लेग बिफोर या बोल्ड करूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब इतनी ज़्यादा कंडीशन आपको डिक्टेट कर रही हो चीज़ें कि भाई मैंने सिर्फ 5 मीटर लेंथ पे मारना है मिडल ऑफ स्टम्प के सामने, और उसके बाद बैट्समैन के लिए कोई क्लू नहीं है कि वो कैसे खेलेगा, तो आपको सर्टन, ठीक है एक आधे बॉल पे आपने चांस है, पर थ्रू आउट 4 ओवर्स वो यही करते रहे। आई थिंक दैट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉलिंग, और उन्होंने प्रेशर बिल्ड होने ही नहीं दिया। हालांकि अडेर जो है वो दूसरी तरफ से अच्छी लेंथ पे हिट कर रहे थे, लेकिन एक तरफ से रन्स हो रहे थे तो प्रेशर बन ही नहीं रहा था। एक और चीज़ थी कि यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैटर्स को कि उन्होंने सेटल भी नहीं होने दिया। जैसे ही उन्होंने अगर 1 या 2 बॉलें उस वो 5 से 6 मीटर वाली जगह पे करवाई हैं, उन्होंने आइदर डाउन द विकेट आ गए हैं या उन्होंने कुछ ऐसा शॉट खेला है कि वो उस लेंथ से हटें जो बहुत लीथल है इस सरफेस पे, बल्कि एनी सरफेस पे ये जो 6 to 8 मीटर लेंथ है। तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू इंडियन बैटर्स ऑल्सो कि उन्होंने वो लेंथ पे बॉल करने भी नहीं दिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बॉल हुई हैं, उसके बाद वो हट गए। तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू इंडियन बैटर्स। बट एक जो चीज़ नज़र आ रही थी बाजिद, वो ये थी कि जब 10 ओवर कोई गुजर गए तो फिर लग रहा था कि थोड़ी सी बैटिंग, मतलब कि बेसिकली पॉइंट बीइंग अगर आप अपना थोड़ा टाइम लगाओ वहाँ पे तो थोड़े बहुत रन हो सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट। अब शो जो पहला हमारा शो था, हमने ये बात की थी कि आप जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है हर बैटर का, कोई भी फॉर्मेट है, वो जब फंसेगा तो अटैक करेगा। अब वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन इधर नहीं चलनी, इधर आपको थोड़ी ओल्ड स्कूल खेलनी है। इधर आपने वो पहले 5, 7, 8, 10 ओवर निकालने हैं, सर्वाइव करना है। अब वो कितनी टीमें कर सकेंगे अगेंस्ट हाई क्वालिटी बॉलिंग, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पिच में बहुत कुछ है। और आजकल के बैटर्स उस तरह नहीं सोचते, वो नहीं सोचते कि हम 10 ओवर निकाल जाएं या 8 ओवर निकाल जाएं। जो कंडीशंस वो ये डिक्टेट कर रही हैं कि एज़ द बॉल गेट सॉफ्टर इट्स ईजियर टू बैट अगेंस्ट। वो जो उसमें बाइट ख़त्म हो रही है तो वो एक्स्ट्रा बाउंस भी थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा बॉल स्लो आ रहा है। तो वो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो कितने सालों से इनबिल्ट हो गई है मॉडर्न डे बैटर में, वो इस सरफेस पे चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा जो बाज़त इम्पोर्टेंट चीज़ है, वे ऑफ स्कोरिंग रन्स भी यहाँ पे डिफरेंट ढूंढना है आपको। जैसे आज रोहित शर्मा ने ढूंढा है, और उन्होंने नॉर्मल जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं जो आप नॉर्मल पिच पे खेलते हैं कि मैंने पिकअप शॉट मार ली, पीछे लेंथ बॉल आई तो उसको मैंने निकल के इधर मार दिया, तो वो भी मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ आपने गेस भी करना है बॉलर पर अटैक करने के बाद कि अब मैं यहाँ बॉल शायद वो करे तो मैंने उसके लिए पोजीशन बनानी है, और फिर सेकंड ऑप्शन कौन सी है मेरी। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है बैट्समैन को। नॉर्मल क्रिकेट नहीं है ये, यहाँ आपको डिफरेंट वे में रन्स करने हैं। इवन पंट को भी अगर आप देखें तो आज उन्होंने डिफरेंट शॉट्स ट्राई किए, उन्होंने पहले वो निकल के या वो मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं लग रहा था। दैन ही चेंज, अनकन्वेंशनल शॉटें मारी, थोड़ा सा गेस वर्क किया कि मुझे बॉलर अब कौन सा बॉल करेगा उसको मैंने कैसे टैकल करना है। ये देखें, ये नॉर्मली जो है ये जो शॉट्स हम जितने भी देख रहे हैं, ऐसे शॉट्स आपको नॉर्मल नहीं वे पिच पे नज़र आते। फिर उसमें कोई अगर आपकी स्ट्रेंथ पे बॉल आ गया, आपने उसको भी कैपिटलाइज कर लिया, तो ये बैट्समैनों को एक डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि अब मैं अगर अच्छा कट मारता हूँ या अच्छी ड्राइव मारता हूँ तो मैं उसको वेट कर रहा हूँ, वो शायद इस पिच पे वैसे आपको रन्स ना मिले। अटैक करना पड़ेगा। अटैक करेंगे तो जो चीज़ें चेंज होंगी। बॉलर जैसे आज उन्होंने इंडिया ने किया है, तो उन्होंने अपने लेंथ चेंज किए जितने बॉलर्स थे। तो आपको एज अ बैटर्स अटैक सिर्फ पहले 2 से नहीं चाहिए, आपको अटैक थ्रू आउट चाहिए, तो ही रन्स बनेंगे इस सरफेस पे। यानी थोड़ा सा तो मतलब आपके 2 आउट हो जाएं, 3 आउट हो जाएं, 4 आउट हो जाएं, आपको ज़रा अटैकिंग ऑप्शन रखनी पड़ेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान एंड की इट्स टीम भी वेरी ये इंपॉर्टेंट जो मलिक कह रहा है ना कि अटैक करना है एंड देन बहुत आपने कोशिश करना है रीड करने की बॉलर को कि ये अब अगर मैंने इस पे साइकोलॉजिकल एक प्रेशर डाला है तो ये अब क्या करेगा, तो उसके लिए मैंने तैयार है। दिमाग की गेम होगी है जी T20 क्रिकेट, स्पेशली जो ये कंडीशंस जब ऐसी हो
तो आपको सोच समझ के ही चलना पड़ता है. दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी. एनीवे, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रीद ऑन द फ्लिक, और थोड़ी देर में आते हैं और मजीद बातें करते हैं. सो कहीं ना जाइएगा. ऑलराइट, बैक विद द फ्लिक, एंड हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड की, जिसमें इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की है और 2 पॉइंट्स भी उन्होंने हासिल किए हैं. अब जो अगला मैच है वो न्यूयॉर्क में जो होगा, दैट विल बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. एंड बहुत सी डिस्कशन हो रही है अराउंड द पिच एंड द वेन्यू एंड कंडीशंस. आई मीन, सवाल ये बनता है मिसबा के, have the ICC got it wrong when it comes to choosing this particular venue for all these crucial games? And I know that we're trying to promote the game in the USA and हम थोड़ा सा globalize कर रहे हैं क्रिकेट को, लेकिन बहुत से लोग बात ये भी कर रहे हैं कि ये सही conditions नहीं हैं to watch a balanced game of cricket. देखिए, मुझे लगता है ICC से पहले भी जिसने ये पिच बनाई है वो एक्सपर्ट था, लेके आया है, और उसको आइडिया डेफिनेटली होगा क्योंकि वो वहाँ पे पोर्टेबल पिचेस बना रहा है. उसको पता है कितनी देर में ये मैच्योर होगी पिच और इस पे सही मैच है. कोई तो एडवाइस, आपने एक्सपर्ट एडवाइस ली होगी ना, और वो रिजल्ट्स अगर प्रोड्यूस पिच नहीं कर रही तो वहाँ पे उस जो एक्सपर्ट है उसकी भी गलती है. और अगर उसने कहा है कि ये मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ और फिर भी ये किया गया है, तो देन ICC डेफिनेटली, फिर वो ICC का कसूर है. मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा चांस उन्होंने बगैर एक्सपर्ट एडवाइस के लिया होगा. जो बंदे वहाँ पे एडिलेड में थ्रू आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखें तो उनके मोस्टली ग्राउंड्स में हैं ही पोर्टेबल पिचेस. उनको पता है कि सीज़न से पहले कितनी देर में हमने ये पोर्टेबल पिच जो है लॉन्च करनी है और ये कंडीशनड होगी, प्रॉपरली मैच्योर कितनी देर में होगी. इट्स नॉट वर्किंग नाउ. और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार इतने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, इतनी देर लोग इंतज़ार करते हैं उसके लिए. पूरी दुनिया में आप देखें ना, इंडिया को कितने ज़्यादा ऑडियंस है जो उनके लिए फैंस बैठे हुए हैं. पाकिस्तान सबसे बड़ा मैच है दुनिया की क्रिकेट में अगर देखा जाए, और अब इंटरेस्ट तो यहीं से लूज़ होना शुरू हो गया लोगों का. ये 2 मैच देखने के बाद इस तरह का मैच होना तो क्या फ़ायदा फिर उसका. अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि आउटफील्ड भी जो है वो बहुत स्लो है, विच इज़ कह रहे हैं कि जी इंजरीज भी हो सकती हैं, इतना उस तरह से वो नहीं है. तो आई मीन इट्स नॉट द आइडियल कंडीशंस. यू आर टॉकिंग अबाउट हैविंग अ हाई प्रोफाइल गेम लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. देयर पूरा आपका ग्राउंड भरा होगा क्राउड से, एंड मैच में अगर मज़ा ही ना हो, कंडीशंस में मज़ा ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा. देखिए, रही बात आउटफील्ड की, तो आउटफील्ड बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं दुनिया में जहाँ पे स्लो हैं, तो वो तो कोई नहीं, वो तो मैनेजेबल है, वो वाली चीज़ें. एक जो मेन कंसर्न है वो है पिच, और अब उसका एक ही हल है कि पाकिस्तान से कोई क्यूरेटर भेजे वहाँ पे, फिर देखें आप. वही क्यूरेटर तो नहीं जिनका पहले नाम मेंशन हो रहा था. फिर आप देखिए कि सीधी हो जाएगी. पाकिस्तान से भेजें किसी को, देखें फिर आप कैसी पिच जो है ना उस पर पानी लगाने की ज़रूरत है, ना उस पर रोलर चढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत. वो ऐसा पटाखा खेलेगी ना पिच कि आपको जहाँ पे हमें 77 रन 97 रन हो रहे हैं यही न्यूयॉर्क में, आपको लॉन्ग आइलैंड पे सिर्फ छिक्के नज़र आ रहे होंगे. वो जो ICC का ऐड नहीं बना हुआ, हाँ जी, कि लोग परेशान हो रहे हैं, बॉल कहीं से आ रही है, जा रही, बस यहाँ से कोई किसी को भेज दें, वैसी बॉलें जाएंगी. पिछले देखते ही हाथ जोड़ ले रहे, नहीं तुझी पैंट का रही है वो, मैं दीदी हो गई है. क्या ख्याल है, भेज दें हम यहाँ से आगा साहिब को भेज दें, किसको भेज दें. बात कुर्सी भी साथ जानी चाहिए ना, कुर्सी साथ पिच के लगे तो फिर बात है. लेकिन अगर ये क्रेडिट तो उनको नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है. लेकिन बात यह है कि जब 5 महीने पहले या 2 साल पहले या साल पहले जब आप इसको हेडलाइन लगाते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया विल प्ले न्यूयॉर्क, तो आई बॉल्स देखें कितनी है, कि इतना बड़ा एकदम मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट होती है कि भाई न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच. न्यूयॉर्क आइकॉनिक सिटी, और स्पोर्ट्स में मतलब वो, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स में ओवरऑल इससे बड़ा मैच नहीं होता. अब उस फैंटेसी पे ICC लग गया है. एक ग्राउंड जो कि 5 महीने पहले ग्राउंड ही नहीं है, वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो कि ग्राउंड बने, पिचेस वहाँ पे ले. ये पोर्टेबल पिच, वो जो
है वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो पिचेस जहाँ पे वो लगती हैं वो ऑलरेडी स्पोर्ट्स के ग्राउंड हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन AFL होती है प्लस क्रिकेट होती है। तो वो ये नहीं है कि पार्क में जाके आपने पिच लगा दी है। इधर भी आप पार्क में जाके अगर ये पोर्टेबल पिच जौन सी मर्जी मिट्टी की लगा दें तो वो ऐसा ही खेलेगी। तो जो फैंटेसी जो ICC ने क्रिएट किया, या वो जो क्रिएट किया न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान का मैच, और उस वजह से आपके 8 मैच वर्ल्ड कप के उस वेन्यू पे होंगे जहाँ पे आई डोंट थिंक कि ये सूटेबल ऐसी कंडीशंस आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिल रही। टाइम स्क्वायर पे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, और टाइम स्क्वायर ऐसी जगह है न्यूयॉर्क में कि जहाँ पे एवरीवन गोज, बिल्कुल सेंट्रल है उनका, बिल्कुल सेंट्रल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पे जो है इसको क्रिकेट की जो है पब्लिसिटी की गई है। तो उसे आई गेस अब ये है कि पिच का वो मैंने आइडिया तो दे दिया, वैसे से मुश्किल नहीं है, आइडिया सही है से मेरा। मुश्किल नहीं है, डेंजरस है आई थिंक फॉर अ बैट्समैन। आज एक बॉल देखा आपने, वो जो उनके बैट्समैन फॉरवर्ड ऐसे जा रहे थे, मैं सर के ऊपर से गुजर गया, 1 ऑफ द ओवर हो गया, बल्कि नो बॉल हो गया बाउंसर। तो ऐसी अगर बॉलें होंगी तो इंजरी भी हो सकती है कोई भी। आप ये देखें ना, ये वाला जो बॉल था इसके बाद ये रिटायर्ड हर्ट हो गए ये, और वो पूछ भी रहे थे उनसे, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा स्ट्रेन है उनके उसमें। तो अब यही तो वो डेंजर्स है जिनकी आप बात करते हो कि जब ये बॉल तो फिर भी वो शॉट ऐसी खेलने गए हैं। वो दूसरा बॉल अगर आप दिखाएं जो आयरलैंड के बैट्समैन को वो आगे खेलने जा रहे थे और उनके सर के ऊपर से का बॉल था, वो लास्ट वाला बॉल था और 1 ऑफ द ओवर हो चुका हुआ था, और T20 फॉर्मेट में एक ही बाउंसर होता है। तो वो जो लास्ट नंबर का बैटर था उसे पता था कि मैंने बस स्टंप्स को बॉल नहीं लगने देना, तो वो पहले ही फ्रंट फुट आया हुआ था। वो फ्रंट फुट आया हुआ था, उसका बॉल यहाँ से चल नो बॉल हो गया, नो बॉल हो गया, दूसरा बाउंसर हो गया। और अर्शदीप भी वो नज़र आ रहा था जैसे उसने यूं करके अंपायर को देखा ना कि मैंने तो बाउंसर किया ही नहीं है, तो बाउंसर बाकी नहीं था, वो तो लेंथ बॉल था जिस पे उसको नो बॉल दिया गया। अब ये आप देखें कि कंसिस्टेंटली जो बॉल, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है वहाँ पे जा रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि इस लेंथ का बॉल अगर मैं खेल रहा हूँ तो वो जिस जगह पे आप खेलने जा रहे हैं वहाँ से एटलीस्ट कोई 1 फुट 1 का फ़र्क पड़ रहा है, उससे ऊपर आ रहा है। तो चले ये तो अब मुझे लग रहा है लास्ट वाली चीज़ जो रह गई है ना, हर चीज़ तो ट्राई कर लिया, अब मुझे लग रहा है पूरा घास उतारेंगे पिच का। अच्छा, उसको चिट्टा कर देंगे, थोड़ा सा भी है चिट्टा करके देखेंगे, अब शायद कुछ बेहतरी आ जाए। अब कुछ लग नहीं रहा। ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर घास नहीं उतारेगा, जो मर्जी हो। फिर गामा पे ही नहीं, ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स ने भी तो बॉलिंग करानी है ना, थोड़ा बहुत तो उनके लिए कुछ रखना है। उधर उनके पास भी फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान के पास भी है, कुछ ना कुछ तो रखना है। बट खैर चले, बॉलिंग की तो काफ़ी बात की है, बॉलिंग तो होती नहीं है। बाउंड्रीज आज आना जो है वो बहुत मुश्किल था, लेकिन आई वुड से कि इंडिया की तरफ से हमें कुछ देखने को मिली। रोहित शर्मा ने जिस तरह आके 50 की, फिर ऋषभ पंत ही ऑलवेज हैज़ दैट अटैकिंग माइंडसेट एज वेल। लेट्स अच्छा बाजिद, शुएब वो सेइंग कि जी आपको यहाँ पे अटैकिंग खेलना पड़ेगा अगर आपने थोड़े से रन स्कोर करने हैं एंड मोमेंटम थोड़ा सा करना है। कोहली भी इसी तरह आया, और नाकाम थे आज, ही ट्राइड टू बी अटैकिंग, लेकिन वो आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए। बट देन सवाल यही आता है कि फिर क्या यही तरीका है इस विकेट पे, और इज इट अबाउट spending time in the middle? And I mean, I'm asking this question because आगे पाकिस्तान का मैच भी है, तो एक अप्रोच तो क्लियर होनी चाहिए ना, मिक्स सिग्नल्स तो नहीं होने चाहिए। नहीं, फॉरवर्ड डिफेंसिव खेलें, सर के ऊपर से बॉल जाए तो अप्रोच फिर क्लियर तो ऐसी। अगर ये मैच आप देखें तो सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज या चौके जो लगे हैं वो फ्लैट बैट से लगे हैं। सीधे बल्ले से शॉट मारना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल फुल टॉस हो। उसके अलावा सीधे बल्ले से शॉट बड़ा मुश्किल है। तो फ्लैट बैट जो शॉट है, पुल है, या कोहली ने भी जो ट्राई की वो शॉट ठीक है। उसके अलावा रन्स करना, इवन अगर आप मिडल करते हैं कवर ड्राइव, तो वो बाउंड्री तक तो बॉल जा नहीं रहा। तो ये अब देखना पड़ेगा। अब 2 मैच हो गए, आपके पास थोड़ा सा डेटा है जिस पे आप वर्क कर सकते हो। बट वो जो आप सोच रहे हो कि मैं कन्वेंशनली 40-50 करूँगा, वो बहुत मुश्किल है। वैसे ही ये तो सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो रन मशीन, वो पहले नॉर्मल खेलने गया, उसके अंदर से 2 बॉलें गई हैं, उसे नहीं समझ आई विराट कोहली को। तो यहाँ बैठे हुए हम लोग क्या करेंगे? बड़ा गैस वर्क है भाई, बहुत गैस वर्क है ये। आई तो थिंक उसने भी इसीलिए उसने कहा कि नहीं भाई, यहाँ पे कन्वेंशनल क्रिकेट से नहीं रन बनेंगे, यहाँ भाई अटैक करो। वही उसने किया। वहाँ वो उसकी लक नहीं थी, उसके वाला जो बॉल था वो सीधा फील्डर के पास चला गया। बाकी जो करते रहे, रोहित शर्मा थे, ऋषभ पंत थे, वो बीट होते रहे, लेकिन जो कनेक्शन में हुआ बैट के साथ वो बाउंड्री के बाहर चला गया। तो इसीलिए आपको अटैक 2 बंदों को नहीं करना ऊपर से, जो बैटर आता रहे वो अटैक ही करता रहे। ठीक है। अगर वो लकी हो 2 तो होंगे, 6 या 7 में से 2 होंगे कि जिनकी लग जाएंगी, ताकि वो रन्स एटलीस्ट 130 120 हो, रन बॉल होगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस हुई तो कोई भी अटैक जो है आपको 5 से 6 मीटर वाली जगह पे विद 4 पेसर्स आप तंग कर सकते हैं किसी भी टीम को। ठीक है। वो तो कन्वेंशनल शॉट्स जो आप कह रहे थे कि नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन मैं ये बता दूं कि अब वक्त हो गया एक कन्वेंशनल ब्रेक का, तो आप बहुत खुश होंगे मेरे ख्याल से। एक और ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम आएंगे और हम देखेंगे रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की इनिंग्स को और मज़ीद थोड़ा सा और डाइसेक्ट करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। Back with the flick and we're discussing India's victory over Ireland। जिस तरह से वो आज जीते, और जीते इसलिए क्योंकि बॉलिंग तो उनकी अच्छी हुई, लेकिन उनकी बैटिंग भी आज, जिस तरह से उनके कैप्टन ने बैटिंग की और फिर उसके बाद ऋषभ पंत, ही वाज आल्सो इन पर्टिकुलर वेरी इम्प्रेसिव कमिंग आफ्टर एवरीथिंग दैट ही इज गॉन थ्रू, सो फुल क्रेडिट टू हिम। रोहित शर्मा, अगेन आपने जो बात की कि शुएब वाज टॉकिंग अबाउट इट एक्चुअली, कि ही सून रियलाइज कि एक ऐसी पिच है, कुछ प्ले एंड मिसेस हुए, but then the fact that he was able to overcome that and then go on to score runs, you know, इस पिच पे 50 करना मिसबाह is like probably equivalent to 100। बिल्कुल, आई थिंक कि जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपने एक तो अटैक करना है और फिर थोड़ा सा आपने रीड भी करना है कि अब कौन सा ऐसा बॉल ये कर सकता है मुझे बॉलर जिस पे मैं अटैक करूँगा। रोहित नॉर्मली ये करते आए हैं, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा वो अच्छी पिचेस थी, बट स्टिल क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट जहाँ थोड़ा सा इवनिंग में गेंद स्विंग हो रहा था, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छे बॉलर्स को 1-2 बॉल जब ऐसा मसला हुआ है कि जी सेम हो गया, स्विंग हो गया, तो उन्होंने काउंटर अटैक किया है, रीडिंग द गेम कि अब ये कौन सी लेंथ पे बॉल करेगा, वही इन्होंने आज भी किया। अगर मैंने अगले बॉल को हिट मारी है, निकल के मारा है, तो देन ही इज़ गेसिंग, और अगली बॉल थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ हुई है तो वो पुल शॉट वाला गेंद नहीं भी है, तो ऑलरेडी क्योंकि वो उसको रीड कर चुके हैं तो वो कनेक्ट किया उन्होंने ऐसे शॉट। तो पंत ने भी इस तरह खेला है, तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है, प्रोएक्टिव जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आपको होना पड़ेगा, तभी आपके लिए कुछ चांसेस हैं रन्स करने। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में सब कुछ बॉलर्स के लिए और बैट्समैनों के लिए सिर्फ दुआएं ही हैं। बाकी दुआएं हैं। पंत जो है, पंत ये आज नंबर 3 पे आया, ये इनकी क्या आपको लगता है कि अब ये गोइंग फॉरवर्ड इज दैट गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी दैट ही कोहली विल बी ओपनिंग एंड पंत विल बी कमिंग 1 डाउन? आई थिंक इसी फॉर्मेशन से मुझे लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड इंडिया खेलेगा इसी बैटिंग ऑर्डर से, जो जैसे आज खेले हैं रोहित और विराट ने ओपन किया है, ऋषभ पंत जो है नंबर 3 आए हैं, फिर सूर्या कुमार आए हैं, फिर शिवम दुबे आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये इसी तरह बैटिंग ऑर्डर जो है वो आएगा। हाँ, एक चीज़ वो कर सकते हैं कि राइट हैंडर लेफ़्ट हैंडर का वो कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में, कि एक राइट हैंडर है तो एक लेफ़्ट हैंडर होना चाहिए, तो वो मुश्किल हो जाता है ऑपोजिशन के लिए, जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हो। फील्ड प्लेसमेंट में भी काफ़ी सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं अगर लेफ्टी और राइटी खेल रहे हो क्रीज पे, तो ये हो सकता है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड यही बैटिंग ऑर्डर जो है नज़र आता है। ठीक है। और विराट का ओपन करना, आई मीन नॉट ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने टीम, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है विराट और रोहित ओपन। जो ये पंत नंबर 3 पे आ रहा है वो भी जो शुएब कह रहा है उसकी वजह भी यही है, क्योंकि दोनों ओपनर आपके राइट हैंडर हैं, तो नंबर 3 पे इनको लेफ्ट हैंडर चाहिए था। जो डुबे है वो स्पिनर्स के लिए रखा हुआ है उन्होंने कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा अटैक करता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन पंत की रहती है जो नंबर 3 पे खेल सकता है। वैसे तो हम सुन रहे थे कि शायद सूर्या कुमार यादव भी नंबर 3 पे खेले, लेकिन वो 1, 2, 3 राइट हैंडर्स नहीं रखेंगे, तो जो पंत की भी जो शुएब कह रहे हैं कि मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड की कॉम्बिनेशन, तो वो पहले ओपनर्स के बाद आपको एक लेफ्ट हैंडर
फ़ौरन चाहिए। एक और भी वजह इसकी हो सकती है कि वो पेस को और स्पिन को दोनों को अच्छा खेलते हैं ऋषभ पंत, और आपको फर्स्ट 6 में मोस्टली ऐसे ही बॉलर्स मिलते हैं कि पेस भी आपको मिलती है, स्पिन भी मिलती है, और जो एक और चीज़ है कि वो लेफ्टी भी हैं। All right, so this match is pretty much done. India has won and they've got us 2 points. लेकिन कल 2 और मजीद मैचेस हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी कैंपेन कल स्टार्ट करता है, तो उस पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक. All right, this is what happened. Just a quick reminder, you've just tuned in. Ireland made 96, सिर्फ 16 ओवर उन्होंने खेले, 4 ओवर उनके बाकी थे. डिलानी ने 26 किया. इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या was the pick of the bowlers, taking 3 wickets. Bumrah and Arshdeep also chipping in with 2. और in response, India made 97 for 2. It was quite convincing. Rohit Sharma and Rishabh Pant were the main stars, and in the end, they won by 8 wickets. चलिए, ये तो आज का मैच हो गया, लेकिन कल जो है 2 मैचेस खेले जाएंगे. और सुबह वाला मैच जो है जो 5:30 बजे है, which is in Barbados by the way. It's going to be Australia taking on Oman. Australia starts their campaign tomorrow. It's going to be match number 10 of Group B. And उसके बाद the all important one which is for Pakistan, because Pakistan अपनी T20 World Cup 2024 की campaign start करने वाले हैं. And this match is going to be beginning at the coverage begins at 7 p.m. We have the match live from Dallas. जी, डैलस में मैच होगा, तो न्यूयॉर्क से कंडीशंस डैलस की जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, जो हमने थोड़ी बहुत देखी हैं. तो उम्मीद ये करते हैं मिसबा के थोड़ी बेहतर पिच मिलेगी वहाँ पे खेलने के लिए. जो इनकी लीग हुई थी उसमें भी देखा कि वहाँ पे अच्छे रन्स बने, और पहला मैच भी जो हुआ वहाँ पे उसमें भी अच्छे रन्स बने. तो होपफुली बेहतर पिच होगी. अब देखना ये है कि पाकिस्तान को कोई भी लाइट नहीं लेना मैच, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए की टीम ने अभी सीरीज़ खेली अगेंस्ट बांग्लादेश, और फिर जो पहला मैच उन्होंने जिस तरीके से खेला है, तो ये एक किस्म का अल्टीमेटम जिसको कहते हैं पाकिस्तान को मिलेगा, भाई आपने ए गेम खेलनी है, आप कहीं पे भी रिलैक्स नहीं हो सकते. ये ना हो कि बाद में आप गेम को कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो होपफुली कि पाकिस्तान स्टार्ट्स the World Cup campaign with a good game or with a win. On a winning note, exactly. Ideal 11. इस पे हम पूरी तरह तो कल बात करेंगे. But is there any particular player that you definitely want to see? Because we've already seen कि इमाद by the way इंजर हो चुके हैं. उनकी न्यूज़ आई थी कि उनको साइड स्ट्रेन है, so he's been advised rest. ये स्क्वाड हमारे सामने है. अगर कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप देखना चाहते हैं कि इसको डेफिनेटली खेलना चाहिए, या you'd want to see someone you want to see in particular? नहीं, सब सारे ही खेल रहे हैं जो पूरा स्क्वाड है पाकिस्तान टीम का. हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें जैसे पहले फ़खर ओपन करते थे, उनको ओपन करना चाहिए रिजवान के साथ. और अच्छा. बाबर को 3 नंबर खेलना चाहिए. वो इसलिए कि बाबर चाहे वो फर्स्ट 6 ओवर्स हों, मिडिल ओवर्स हों या एंड वाले ओवर्स हों, पेस बॉलर हो, स्पिनर हो, कोई भी हो, वो स्ट्राइक रोटेट सबसे अच्छा कर सकते हैं. और जो हमारी मिडिल ऑर्डर थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, आई गेस उनको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है. और बाबर इज़ द बेस्ट ऑप्शन. अगर वो खेल रहे होंगे मिडिल ओवर्स में हमारे मिडिल ऑर्डर के साथ, तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारी मिडिल ऑर्डर अच्छा कर सके. वालिद साइम अयूब हमें नज़र आने वाला है इस वर्ल्ड कप में कि नहीं? फ़िलहाल तो मुश्किल है. फ़िलहाल तो जितनी उसको रन्स दी उसके बाद उसको ड्रॉप किया, तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आ रहा. मुझे तो यही लग रहा है, ज़ाहिर है कि रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे. दे अगर इमाद नहीं खेलता तो अबरार का खेलना ज़रूरी है. अबरार जो है आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है वंस यू गेट टू वेस्ट इंडीज़. वहाँ पे बहुत डेंजरस हो जाएगा अबरार का. और दूसरी एक एडवाइस ये है कि कल जितने बैटर्स हैं ना, वो अपने रन्स कर लें, क्योंकि न्यूयॉर्क का आपने हाल देख लिया है. तो कल जो है बहुत ज़रूरी है डैलस में बॉल बल्ले पे आज ही कर लो, जो भारी अपनी पक्की करे. अबरार नहीं, कि मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस की भी बात है. अगर आप इस मैच में भी रन्स करते हुए आएंगे, तो एटलीस्ट मुश्किल कंडीशन में भी जब आप आते हैं और रन्स किए होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपका डिफरेंट होता है. अबरार डेफिनेटली एक तो आगे के लिए भी, और दूसरा यूएसए के अगेंस्ट, क्योंकि ऐसे बॉलर नॉर्मली फेस नहीं किए होते ऐसी टीमों ने, तो वो काफ़ी आपको
बॉलिंग में विकेट्स लेके दे सकते हैं और पाकिस्तान के लिए चांस भी उनको खिला देंगे तो एटलीस्ट आगे के लिए जब भी खिलाना होगा तो आपको पता होगा कि ही इज़ इन गुड निक। चलें देखते हैं कि क्या 11 होती है इवेंचुअली। अबरार की बात हो रही है, ये भी डिस्कशन चली थी कि पहले भी उनको एक आध मौका दे देना चाहिए था, थोड़ा सा ट्राई कर लेते रादर देन पुटिंग इन राइट इन द डीप एंड, बट इस पर हम कल डिस्कशन करेंगे क्योंकि अब वक्त हो गया है घर जाने का। थैंक यू सो मच बाजिद, थैंक यू सो मच शुएब एंड थैंक यू सो मच मिसबा। आप तो मुझे लग रहा है कि बहुत जैसे कहते हैं ना शदीद इनको ज़रूरत है घर जाने। नहीं इनको है, लेकिन आपने जवाब 11-20 फिर भी पे 15-15 मिनट के देने हैं। 15 मिनट एग्जैक्टली 15 मिनट का मैंने जवाब। बदला लेना होता ना, आपने कहा था 11-20 पे ख़त्म करना और चले 11-20 नहीं 10 मिनट आगे हो गए, माफ कर दो सानू। 20 मिनट चलो बख्श दो। एक आपका नाम, एक जॉश लिटल। ये दो आज नाम नहीं, ये दो नाम इन जो है दोनों ना। नहीं, वो जॉश लिटल को मैंने माफ़ कर दिया क्योंकि उसको आगे बाहर से मैनेजमेंट की किसी बंदे ने कहा था कान में ये फुल टॉस का पिच है। बेचारा इसीलिए गिरा गया वो एग्जैक्टली वो लेंथ उनकी आज उसी तरह की थी। चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड कल अब आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान का मैच है अगेंस्ट यूएसए, तो मज़ा तो आने ही वाला है। दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट वी हैव फॉर यू फ्रॉम हियर। हम आपको मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।